সো হ্যালো গাইস, আজকে আমরা চলে এসেছি सॉरी बंगाली पे बोल दिया। टुडे वी हैव कम ओके सेकेंड क्वेश्चन करने के लिए आज का। और इसको ओके आई थिंक मैंने थोड़ा ऊपर ज़्यादा स्पेस दे दिया, कोई बात नहीं। तो हम आ चुके हैं सेकेंड क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ और समझा देता हूँ सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ ठीक है, ऐसे रखना देता है। सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या है, मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। तो हम क्रोम पे आ जाएंगे, हमारा वेबसाइट पे। तो सेकेंड क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा, ये मेरा जो वेबसाइट है मैंने आप लोगों को बताया था atraj.it, ओके। उसमें या फिर atraj.com लिख सकते हैं। ये वाला जो मैथ बुकलेट है इसमें आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप आ जाइए, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ये। तो ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें दो हिल्बर्ट स्पेस H के और एक सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड लिनियर फंक्शन फ्रॉम H टू K Tn। अब ये देख के ही आप लोगों को पहले दिमाग में क्या आएगा कि हमें ज़रूर यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रूफ करनी है। हमें जब सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन दे देता है तभी एक थ्योरम आपको हमेशा दिमाग में लाना है, हमें यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशन ज़रूर करना होगा, है ना। तो ऐसे ट्रिक्स होते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा, फंक्शन एनालिसिस अगर चर्चे में है आप लोगों का। बट उसमें आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन देना पड़ता है, हाँ, यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस। तो वो कंडीशन पहले देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन में आते हैं। तो वो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है? वो एक्स्ट्रा कंडीशन है कि अगर आपको x से y में बाउंडेड लिनियर फंक्शन दिया हुआ है जहाँ पे x आपका बेनक है, इस केस में हमारा हिल्बर्ट स्पेस तो बेनक है ही, h तो बेनक है ही, और y को कुछ भी ज़रूरत नहीं है, y कोई भी नॉन लिनियर स्पेस हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हर एक पॉइंट में tn हमारा एक सीक्वेंस है, फंक्शन का सीक्वेंस है, उसमें अगर हम एक फिक्स्ड x के लिए अगर हम tnx को कैलकुलेट करें तो वो एक y के वेक्टर्स का एक सीक्वेंस बनेगा tnx, है ना। तो उस सीक्वेंस का अगर हम सुप्रीमम ले n के रेस्पेक्ट में, अगर वो फाइनाइट हो, दैट मीन्स अगर हर एक x के लिए हमें mx मिले सच दैट कि वो mx से tnx छोटा हो, दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स फॉर ईच x द वेक्टर सीक्वेंस वी गेट that is bounded sequence, okay, for each x। then हम ये तो फिर ये क्या हुआ, उस फंक्शन का एक ऐसे भी सोच सकते हैं, इसको एक पॉइंट वाइज बाउंड हुआ। हर एक पॉइंट में जो फंक्शन का सीक्वेंस मिला वो एक बाउंडेड सीक्वेंस हुआ, ठीक है, हर एक पॉइंट के लिए। तो इन ओवरऑल जो फंक्शंस होंगे वो बाउंडेड, फंक्शन का जो सीक्वेंस है tn वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा। अब फंक्शन एक बाउंडेड सीक्वेंस है, इसका क्या मतलब हुआ, फंक्शन बाउंडेड का क्या मतलब हुआ, फंक्शन को अगर हम एज ए वेक्टर सोचें फंक्शन स्पेस में, है ना, तो उसका जो ऑपरेटर नॉर्म होता है ना वो फाइनाइट होगा। तो सुप्रीमम ऑफ tn सुप्रीमम ऑफ tn एक्चुअली दिस इज नॉट विथ रेस्पेक्ट टू y बिकॉज दिस इज जस्ट ऑपरेटर नॉर्म। सो सुप्रीमम tn दिस शुड बी लेस देन सम m फॉर सम m पॉजिटिव। तो हर एक फंक्शन मतलब जो फंक्शन का सीक्वेंस है, अगर हम हर एक ईच x कोई भी एक आर्बिट्रेरी x हर एक x में कैलकुलेट करें उसका वैल्यू, और उस सीक्वेंस का हम देखें तो वो सीक्वेंस अगर हमारा बाउंडेड सीक्वेंस हो, है ना, वो वाला सीक्वेंस अगर हमारा बाउंडेड सीक्वेंस हो, देन फंक्शन का जो सीक्वेंस है वो हमारा बाउंडेड सीक्वेंस होगा विथ ऑपरेटर। ऑब्वियसली फंक्शन बाउंडेड मीन्स ऑपरेटर नॉर्म फाइनाइट। तो एक सीक्वेंस हमारा बाउंडेड सीक्वेंस होगा, फंक्शन का सीक्वेंस, है ना। तो हर एक पॉइंट में अगर फंक्शन का जो सीक्वेंस बन रहा है वो हर एक पॉइंट में इवेलुएट करने से जो सीक्वेंस बनेगा y के वेक्टर्स का वो अगर फाइनाइट हो, तो इसको
हमें ये वाला एक्स्ट्रा कंडीशन चाहिए। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाए, समझ आ जाए कि क्या चल रहा है। अब वो वाला प्रॉपर्टी हमें इस सेकेंड वाले से लाना होगा, तभी हम देखिए पहला वाला कंडीशन सुप्रीमम टी एन फाइनाइट ये कर सकते हैं। तो पहला वाला कंडीशन क्या है, फॉर इच जीटा एंड फॉर इच ईटा द सीक्वेंस टी एन जीटा कमा ईटा कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉची। तो कॉची मीन्स हम कह सकते हो कॉन्वर्जेंट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पे कॉची है मतलब कॉन्वर्जेंट है, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का विथ यूजुअल मॉड्यूलस नॉर्म कंप्लीट होता है। बट हमें वो उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि टी एन जीटा ये हमारा क्या हो, बाउंडेड हो। हाँ कॉन्वर्जेंट है तो टी एन जीटा कमा ईटा का जो इनर प्रोडक्ट है ये बाउंडेड है, पर इससे हमें निकालना है टी एन जीटा ये वाला बाउंडेड हो, है ना। क्योंकि देखिए इधर पे टी एन एक्स हमें टी एन एक्स का जो सीक्वेंस है हमें इसको बाउंडेड चाहिए होता है, तो हमें टी एन जीटा को बाउंडेड बनाना होगा। तो उस हिसाब से देखिए हम ईटा की जगह अब टी एन, इससे टी एन जीटा कैसे आएगा, टी एन जीटा का नॉर्म, इनर प्रोडक्ट से किसी का नॉर्म कैसे आता है, अगर टी एन जीटा कमा टी एन जीटा हो जाए, सो यस दैट विल यूज, बिकॉज ईटा की जगह हम टी एन जीटा इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसको छोड़िए, ये नहीं, इस वाले स्टेप से समझते हैं, इस वाले स्टेप से समझते हैं कि टी एन जीटा, देखिए हम ईटा की जगह टी एन जीटा क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि ईटा तो हमारा के से है ना, ईटा तो के से है, और टी एन जीटा भी तो के पे है। क्यों, टी एन का रेंज क्या था, इधर पे टी एन का रेंज क्या था, के, हर एक टी एन तो हमारा एच से के पे है ना, तो टी एन जीटा का रेंज के है, क्योंकि टी एन जीटा का रेंज के है तो ईटा की जगह हम टी एन जीटा पुट कर सकते हैं, तब भी ये कॉची रहेगा, क्योंकि फॉर ऑल ईटा बिलोंग्स टू के लिए होता है ये। तो वहाँ से देखिए हमें ये मिल जाएगा, तो ये कॉची हो जाएगा। अब देखिए टी एन जीटा पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर अगर कॉची है तो ये भी कॉची होगा। अब इस इधर एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, कोई भी सीक्वेंस के लिए ऐसा हमेशा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर सीक्वेंस के टर्म पॉजिटिव नहीं है, जैसे कि -1 +1, ये कॉची नहीं है क्योंकि ये कन्वर्जेंट नहीं है ना। हमें क्या पता है, रियल नंबर पे कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट डिपेंड ऑनली इस कॉची, तो कन्वर्जेंट नहीं है मतलब कॉची नहीं है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दे, देखिए 1 हो जाता है, जो कि एक कॉची सीक्वेंस है क्योंकि कन्वर्जेंट है। तो स्क्वायर कन्वर्जेंट है तो स्क्वायर कॉची है, पर नॉर्मल सीक्वेंस कॉची नहीं है। तो ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, तो इसलिए स्क्वायर है मतलब नॉर्मल है ऐसा ज़रूरी नहीं है, तब है जब ये पॉजिटिव है। तो मैंने इस रिजल्ट को इधर पे अच्छे से फॉर्मुलेट किया हुआ है। तो गिवन एनी ए एन स्क्वायर इज कॉची वेयर ए एन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन, देन दिस इज कॉची। इधर फॉर ऑल एन देने की आपको शायद आपको ज़रूरत नहीं है, फॉर ऑल एन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप फॉर ऑल एन की जगह कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट सम एन कैपिटल एन, मतलब एक स्टेज के बाद से अगर सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, एक स्टेज के बाद से तभी, क्योंकि एक सीक्वेंस का हमारा कन्वर्जेंट होना, कॉची होना, ये सब एक स्टेज के बाद से ज़रूरत है। उससे पहले जितना भी फालतू के टर्म है फाइनाइटली मेनी, उनको हम हटा सकते हैं। मतलब एक सीक्वेंस में मेन बात है फाइनाइटली मेनी टर्म अगर हटा दे तो वो उसका उस सीक्वेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है ना, क्योंकि सीक्वेंस हमारा इनफाइनाइट को दर्शाता है, फाइनाइट से उसका कोई वास्ता नहीं है। तो हम फाइनाइटली मेनी टर्म कुछ भी हो, इसलिए फॉर ऑल करने की ज़रूरत नहीं है, आफ्टर सम स्टेज सारे के लिए। तो एक्चुअली वो इन एक वे फॉर ऑल ही हो जाता है, क्योंकि फाइनाइटली हटा के नया सीक्वेंस बना दे तो बात कुछ वैसा ही होता है। तो फॉर ऑल दीजिए या फिर आफ्टर सम स्टेज दीजिए, डजेंट मैटर, राइट। सो ओके, अब हम आगे देखते हैं। तो हम इस चीज़ को प्रूफ कर रहे हैं, तो प्रूफ कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ताकि चीज़ें ठीक रहे। तो हमने क्या किया, इसके कॉची का कंडीशन हमने लगा दिया, फिर हमने इस चीज़ को तोड़ा। देखिए बहुत सिंपल है। इसके बाद हमने इसको अलग अलग कर दिया, फिर इसको नीचे कर दिया। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि अब देखिए इसका पॉजिटिविटी को हम इस्तेमाल करें कि दोनों पॉजिटिव है, तो अभी हम नीचे एक को हटा के लिख सकते हैं ना, क्योंकि पॉजिटिव है तभी ऐसा कर सकते हैं। तो ये वाला चीज़ तभी पॉसिबल है बिकॉज अगर लिख देता हूँ,
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसीलिए सॉरी an, इसीलिए हमने उसको हटा पाया, क्योंकि वो an से ऐड होके डिनोमिनेटर को बस बढ़ाएगा मैग्नीट्यूड में। तो कम डिनोमिनेटर लगाएंगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, सॉरी ये लेस देन का साइन है, लेस देन हो जाएगा। पर अगर इधर माइनस रहता, मतलब कोई भी एक नेगेटिव रहता, am नेगेटिव रहता, तो ये वाला कंक्लूशन हमारा कह नहीं सकते थे, ठीक है। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ पॉजिटिविटी। नाउ अब देखिए हमारे पास केस 1 हम ले लेते हैं। केस 1 में क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि हमें देखिए, अब हमें इसमें एक लेस देन एक बाउंड चाहिए, मतलब इसका एक लोअर बाउंड चाहिए। तो अब an का लोअर बाउंड तभी मिलेगा, कोई पॉजिटिव लोअर बाउंड, जब an² 0 पे कन्वर्ज नहीं कर रहा। कैसे, देखिए an² अगर 0 में कन्वर्ज नहीं कर रहा तो an² का एक लोअर बाउंड मिलेगा, है ना, बहुत सिंपल है। फिर किसी एल में कन्वर्ज कर रहा है तो वहाँ से एल माइनस एप्सिलॉन से हमें लोअर बाउंड मिल जाएगा, और वही लोअर बाउंड से हम रूट कर दे दोनों तरफ तो an का लोअर बाउंड मिल जाएगा, है कि नहीं। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लगा दिया तो an का हमारा लोअर बाउंड मिल जाएगा, और उसी लोअर बाउंड से हम फिर इसमें इस लोअर बाउंड का इस्तेमाल कर देंगे, फिर हम एडजस्ट कर लेंगे एप्सिलॉन को, जो पहले एप्सिलॉन पकड़े थे, बस दैट्स इट, an हमारा कॉची हो गया। अब केस 2 में हो सकता है कि an 0 में कन्वर्ज करे। अब हम ये शो कर देंगे इस केस में कि an भी 0 में कन्वर्ज करता है, तो कन्वर्ज करता है मतलब ऑटोमेटिक कॉची हो जाएगा। तो ये 0 में कन्वर्ज कर रहा है, मतलब फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिस, तो यस, तो दिस। अब फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब हमारा ये हो गया n² लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, देन हम n लेस देन एप्सिलॉन, दैट मीन्स फॉर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब फॉर ऑल एप्सिलॉन हमें क्या मिल गया कि एक n मिल गया ना, n एप्सिलॉन मिल गया बेसिकली, दिस इज n एप्सिलॉन। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट n एप्सिलॉन नेचुरल नंबर सच दैट ये होगा तो ये होगा, मतलब ये होगा। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं, तो मतलब ये वाला पार्ट हो गया, मतलब एक्चुअली ये वाला पार्ट ऐसा नहीं, ये इम्प्लाइज दिस, मतलब अगर हम फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, अगर हम ये वाला n एप्सिलॉन ले लें जिसके लिए ये हो रहा है, तो उसी के लिए हमारा ये वाला काम कर जाएगा। मतलब हम जो सीधा बात है, हम जो एप्सिलॉन लेके स्टार्ट करेंगे इसको दिखाने के लिए, उस एप्सिलॉन से स्क्वायर लेंगे, उस स्क्वायर के लिए हमारे पास जो n एप्सिलॉन आएगा, n एप्सिलॉन स्क्वायर आएगा बेसिकली वहाँ से, उसी को हम n एप्सिलॉन मान लेंगे इस सीक्वेंस का। तो ये बात मतलब बेसिकली तो हो गया। तो इससे हमें मिल गया क्या, ये हमने हैश को प्रूफ कर लिया ना, हैश वाला हमने जो लिखा था ये वाला, तो इसको हमने प्रूफ कर लिया। देखिए ये पॉजिटिव है तो ये कॉची हो गया। अब इसके कॉची होने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये वाला सीक्वेंस हमारा बाउंडेड हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये बाउंडेड लिनियर फंक्शन है, वी कैन यूज़ नाउ। अब देखिए ये अगर बाउंडेड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा यूनिफॉर्म बाउंड का ये वाला जो कंडीशन है, सॉरी तो नहीं है, यूनिफॉर्म बाउंड का जो ये वाला कंडीशन है कि हर एक एक्स में ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड होना चाहिए। तो ये वाला जीटा पॉइंट में tn का जो सीक्वेंस है ये वाला हमारा बाउंडेड मिल गया सीक्वेंस, क्योंकि इसका नॉर्म का जो सीक्वेंस है वो हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है ना। कोई भी सीक्वेंस, कोई भी वेक्टर का सीक्वेंस हम बाउंडेड तभी कहते हैं जब इसका नॉर्म का जो सीक्वेंस है, इक्विवेलेंटली जो नॉर्म का सीक्वेंस है वो बाउंडेड है ना। तो वही बात है। तो सिमिलरली हमारा tn जीटा बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। दैट मीन्स बाय यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल सिंपल वी हैव दिस, क्योंकि ये वाला हमारे पास आ गया
कॉची से, हर एक जीटा के लिए कॉची हो गया तो हमें एक एम जीटा मिल जाएगा, दैट इज हमें ये मिल गया। तो यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस से हमें ये वाला कंडीशन बहुत ही सिंपल आ गया। अब हम फाइनली सेकेंड वाला पार्ट को प्रूफ करेंगे। तो सेकेंड वाले पार्ट के लिए हमें चाहिए रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। तो पहले देख लेते हैं रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम क्या है, और उसके बाद हम सेकेंड वाला कंडीशन को पढ़ते हैं और हमें समझ आ जाएगा कि क्यों ये यूज़ करना है। तो देखते हैं रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम क्या है कि टी कोई भी एक हिल्बर्ट स्पेस एक्स से उसके जो स्केलर फील्ड है जो कि सी और आर होता है, तो उसमें अगर मैप है, बाउंडेड है, लीनियर ऑपरेटर है, देन एक हमें टी मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा जिसको हम मतलब हर एक कैपिटल टी के लिए हमें एक स्मॉल टी एक्स से मिलेगा, एकदम 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस हम कह सकते हैं, यूनिक मिलेगा, ये भी है यूनिक मिलेगा, यूनिक टी मिलेगा। मतलब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी के अंदर एक 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस हम कह सकते हैं, बाइजेक्टिव मैप दे सकते हैं हम दोनों के अंदर इस वेक्टर के सेट। मतलब एक्स में जितने वेक्टर है उनसे जितने लीनियर ऑपरेटर बनेंगे उनमें बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर बनेगा एक्स से के में, उसमें हम एक बाइजेक्टिव मैप दे सकते हैं। मतलब जितने वेक्टर एक्स से आएगा हर एक वेक्टर से हम एक बाउंडेड लीनियर मैप बना सकते हैं, सिंपल। तो वही रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम का कोरोलरी है कह सकते हैं। बट एक्चुअली रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम क्या है कि हर एक टी के लिए, मतलब हर एक कैपिटल टी के लिए हमें एक स्मॉल टी मिलेगा जिससे हम कैपिटल टी एक्स को लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट के रूप में टी कमा एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, टी को बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होना होगा, कोई भी लीनियर ऑपरेटर से नहीं होगा। और दूसरा है हिल्बर्ट स्पेस होना होगा, मतलब बस इनर प्रोडक्ट हो जाए तभी नहीं, कॉम्प्लीट इनर प्रोडक्ट होना होगा, तभी हम इन दोनों को एक साथ इनकॉर्पोरेट करके फाइनली ये रिप्रेजेंटेशन थ्योरम को बोल सकते हैं। सो बाकी कोरोलरी मैंने जो कहा उसको आप देख सकते हैं चेक करके, बाकी किसी वीडियो में कमेंट करना, अगर किसी वीडियो में मुझे मौका मिले तो ये सब छोटे छोटे चीज़ें, ये सब कोरोलरी मैं आगे बता दूंगा, या फिर अगले वीडियो में मैं इसका कोरोलरी बता दूंगा, या फिर इस वीडियो में कह सकता हूँ आगे देखते हैं टाइम अगर मिले तो प्रूफ हम इसका करते हैं। इसको सॉरी, अब ये तो रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम हो गया। अब हम इसका जो क्वेश्चन है वो पहले देख लेते हैं, फिर पता चलेगा कि क्यों रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम चाहिए। तो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल टी फ्रॉम एच टू के सच दैट टी जीटा ईटा इज इक्वल टू दिस। तो हमें कैपिटल टी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर बनाना होगा, इसके लिए जो लिमिट है टी एन जीटा ईटा के, ये टी जीटा ईटा इसमें कन्वर्ट करें तो ऐसा टी क्या मिलेगा। अब देखने में लग रहा है देखिए टी को ढूंढना तो बहुत मुश्किल है भाई, ऐसे टी अचानक से कैसे मिलेगा। तो इसमें एक ट्रिक हम लगाते हैं। तो पहला ट्रिक हमें क्या है, ये टी एन जीटा ईटा का जो ये सीक्वेंस का लिमिट है क्या ये एग्जिस्ट करता है, पहला क्वेश्चन ये है। तो आंसर क्या है सोचिए, एग्जिस्ट, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम कैसे इसको लिमिट का मतलब लिमिट लगा काम कैसे करें अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। तो फिर तो कोई फंक्शन ही नहीं बनाएगा उस साइड, इन्फिनिटी है तो कोई फंक्शन का इमेज थोड़ी इन्फिनिटी होता है, क्योंकि हर एक फंक्शन के इमेज तभी इन्फिनिटी होता है अगर वो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स नंबर में मैप करे, पर ऐसा नहीं है। हमें तो चाहिए सभी नॉर्मल कॉम्प्लेक्स फील्ड है और एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है, और एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड बनाता है ये थोड़ी, तो उसके लिए अलग से ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ेगा हमें ताकि वो फील्ड बनाए, इन्फिनिटी का इन्वर्स को डिफाइन करना पड़ेगा, बहुत सारे काम है, तो वो थोड़ी होता है हमेशा। तो वो बात, वो सब अलग कंक्लूजन है, बाद में देखेंगे, बट दैट्स इट। तो हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल आया, ये भी आप सोच सकते हैं कि मैं सवाल को आप लोगों को दिखाता हूँ। सवाल क्या हुआ कि सपोज़ कि हमारे पास सी है और सी के साथ हमने एक्सटेंड कर दिया इस चीज़ को। बेसिकली हम एक्सटेंड करने का मतलब है हम दोनों ही पॉइंट को जोड़ सकते हैं, बेसिकली प्लस माइनस इन्फिनिटी को हमने जोड़ दिया इसके साथ। बेसिकली ये वन पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन की तरफ भी सोच सकते हैं कि प्लस माइनस इन्फिनिटी को एक पॉइंट में लेके कॉम्पैक्ट कर दिया,
बट मुद्दे की बात यह है कि हम सी के साथ कुछ जोड़े, एक पॉइंट को हम जोड़े, फिर हमें ये बताना होगा कि इसके अंदर हमें फिर प्लस और डॉट को अलग से डिफाइन करना होगा ना, फिर बताना होगा क्या ये फिर फील्ड बनेगा। तो देखिए बाकी प्लस और माइनस डॉट तो जैसा था वैसा था, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स वैसा था जैसा था वैसा था। इन्फिनिटी इसमें कैसे ऐड कर रहा है, हर एक एलिमेंट के साथ एडिशन हो रहा है, तो फिर इन्फिनिटी खुद वापस आ रहा है। तो व्हाट इज़ दैट? अगर कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट के साथ ऐड होकर खुद वापस आ जाए तो इन्फिनिटी के साथ हर एक एलिमेंट सेम एज माइनस इन्फिनिटी एज अ कैसा वर्क कर रहा है ये? अगर नॉर्मल सेंस में हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन को देखें तो वो वैसे वर्क कर रहा है जैसे कि वो एक हर एक एलिमेंट उसके रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी हो, बट ऐसा तो नहीं होता। फील्ड के हर एक एलिमेंट थोड़ी आइडेंटिटी होता है, तो हमें कुछ और ऑपरेशन ढूंढना होगा, तो इसलिए ये चीज़ ब्रेक हो जाएगा और ये फील्ड नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लिए सी और उसके साथ अगर हमने इन्फिनिटी को ऐड किया तो इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब सी क्या कर रहा है, एज अ एडिशन के रूप में एज ए जीरो वर्क कर रहा है, पर सी तो जीरो नहीं है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारा जो यूजुअल एडिशन है उसके रिस्पेक्ट में ये कभी भी फील्ड बन ही नहीं सकता, है ना। तो इसके उस हिसाब से तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमारा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इन्फिनिटी के जो भी मतलब इन्वर्स है, पॉजिटिव के रूप में जो इन्वर्स है, प्लस ऑपरेशन के मदद से जो इन्वर्स आएगा उसको हम कौन सा एलिमेंट लें, मतलब इन्फिनिटी के साथ किसको ऐड करने से हमें जीरो आएगा, ऐसा चाहिए होगा हमें ना। क्योंकि सी का तो एडिशन के रूप में जीरो है, उसको तो बरकरार रखना पड़ेगा, फिर नहीं तो जीरो को हमें दूसरा मतलब एलिमेंट चाहिए जिसको हम जीरो बनाएंगे। तो हर एक एलिमेंट के साथ किसको ऐड करने पे जीरो आएगा, ऐसा तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो हमारा जो नॉर्मल एडिशन है हम बना तो सकते हैं, पर नॉर्मल एडिशन क्या है वो ब्रेक हो जाएगा। तो नॉर्मल सेंस हम ब्रेक करके बनाना पड़ेगा, जो कि इज़ नॉट ट्रू। तो इसीलिए ये फील्ड नहीं होगा और हम इसमें काम भी नहीं कर सकते, तो एक्सटेंड करके तो काम नहीं कर सकते। तो इसलिए नॉर्मल कॉम्प्लेक्स फील्ड हमें लेना पड़ेगा, जो कि इसको स्किप कर दीजिए आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये हमें करना है सॉल्व। तो ओके, जरूरत नहीं है। ओके फाइन। ओके, सो लेट अस ट्राई टू हाँ ठीक है। तो अब देखिए ये वाला चीज़, अच्छा ठीक है। तो हम कैसे टी को ढूंढें, तो पहले आप लोग सोच लिए होंगे कि टी एन जीटा ईटा क्यू कन्वर्ज करें, क्योंकि गिवन है ये कॉची है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट है, तो इसलिए कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, इसलिए टी एन जीटा ईटा कन्वर्ज कर रहा है, तो इसलिए हम इसके लिए बात कर सकते हैं। अब ये कन्वर्ट जहाँ पे कर रहा है तो हम दिखाएंगे, देखिए आप इसमें एक पॉइंट है, अब देखिए अच्छे से कि ये ईटा है ना इसमें, तो ये ईटा क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि अलग अलग ईटा के लिए ये वाला लिमिट अलग अलग बनेगा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते क्या कि एक फंक्शन हम डिफाइन कर दे एफ ऑफ ईटा लेट्स से, ठीक है, जो कि है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी टी एन जीटा ईटा। हर एक ईटा हमने पुट किया, हमें एक अलग वैल्यू मिला, तो ये फंक्शन बन गया है कि नहीं। वाह बढ़िया। तो अगर हम दिखा दे ये वाला फंक्शन कैसे करके लीनियर है, लीनियर फंक्शन है, और ये लीनियर फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, एफ देखिए के से सी पे। के क्या है, हिल्बर्ट स्पेस है, बस हो गया सेटअप सारे रिप्रेजेंटेशन थ्योरम का। अच्छा, एक और चीज़ इधर नोट करने का है, टी एन तो फिक्स सीक्वेंस है, ये जीटा भी तो चेंज हो रहा है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये फंक्शन भी जीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अलग जीटा के लिए फिर अलग फंक्शन बनेगा।
तो हमें हर एक जीटा के लिए हमें अलग अलग फंक्शंस मिला है ना, हर एक जीटा के लिए हमें अलग अलग फंक्शन मिला। अब देखिए अगर हम इसमें रिप्रेजेंटेशन थ्योरम आराम से अब लगा सकते हैं क्योंकि रिप्रेजेंटेशन थ्योरम के सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है अनटिल अनलेस हम प्रूफ कर दे हर एक एफ जीटा लीनियर है और बाउंडेड है, वो हम करेंगे आगे। लीनियर बाउंडेड कर दे तो हो जाएगा सारे कंडीशन, मान लेते हो गया। तो एफ जीटा के लिए हमें एक क्या मिलेगा, फिर से एक ईटा जीटा मिलेगा जो कि के पे होगा बाय दिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। इससे हम क्या लिख सकते हैं, एफ जीटा इज इक्वल टू what you can write, f zeta of eta is equal to eta of eta zeta, है कि नहीं। अब देखिए हर अलग अलग जीटा के लिए हमें अलग अलग ईटा जीटा मिल रहा है, तो इसका मतलब एक जीटा हमने पुट किया उसके लिए एक ईटा जीटा मिला, तो हम डेफिनेटली एक सीक्वेंस ही तो बना सकते हैं। सॉरी, हम डेफिनेटली इसको ऊपर नहीं कर सकते। ओके, तो हम देखिए हर एक एच से के में हम तो एक फंक्शन ही बना सकते हैं ना, जो एक ईटा को ले रहा है और वही ईटा जीटा को दे रहा है। बस देखिए कितना इजीली हमने इस फंक्शन का प्रोटोटाइप निकाल दिया। बट अब दिक्कत है, ये फंक्शन क्या हमारा वेल डिफाइन है, तो देखते हैं फंक्शन क्या वेल डिफाइन है। एंड आंसर इज कि वेल डिफाइननेस के लिए हमें दो सेम जीटा लेना होगा, जीटा 1 जीटा 2। तो ईटा जीटा 1 एंड ईटा जीटा 2 क्या हमारा डिफरेंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एक जीटा के लिए हमने एक ईटा जीटा पे मैप किया, ये तो सिंपली वेल डिफाइन है, कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि एक जीटा का रूप तो एक ही है हमारे, इसमें हमने जीटा का डिफरेंट रूप तो यूज़ ही नहीं किया, हमने एक जीटा उठाया और उस जीटा से ही ईटा जीटा को डिफाइन किया। तो जैसे कि अगर हमने जीटा का जो फॉर्म है डिफरेंट फॉर्म, उसके ऊपर इसको डिफाइन करते, लाइक जीटा अगर कोई क्वोशिएंट फील्ड का रूप होता है या फिर कोई क्वेश्चन वेक्टर स्पेस से आता, तो वैसा कुछ नहीं है ईटा का। हो सकता है एच कोई क्वेश्चन वेक्टर स्पेस जिसमें हिल्बर्ट स्पेस डिफाइन है, पर जीटा का हमने डायरेक्ट फॉर्म को यूज़ किया डेफिनेशन में, तो इसमें वेल डिफाइन की दिक्कत वैसे भी नहीं है क्योंकि सिंपल सा भी हम दिखा सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है कि जीटा हम दिखा दिया कि फॉर्मली कि जीटा 1 इक्वल टू जीटा 2 ले ले, तो जीटा 1 क्या होगा, जीटा 1 टी जीटा 2 क्या होगा, ईटा जीटा 2। क्या ये अलग हो सकता है अगर जीटा 1 इक्वल टू जीटा 2 है? क्योंकि ईटा जीटा 1 क्या है, क्या ईटा जीटा 1 इक्वल टू ईटा जीटा 2 होगा? क्योंकि ईटा जीटा 1 क्या है, ईटा जीटा 1 है हमारा जो एफ जीटा 1 से एफ जीटा 1 के कोरेस्पॉन्डिंग जो हमारा वेक्टर ये वाला वेक्टर है, और ईटा जीटा 2 क्या है, एफ जीटा 2 के कोरेस्पॉन्डिंग जो हमारा ये आएगा। तो एफ जीटा 1 एंड एफ जीटा 2 इक्वल है क्योंकि इंडेक्स सेम है। जीटा 1 एंड जीटा 2 इक्वल है मतलब एफ जीटा 1 एफ जीटा 2 इक्वल है, तो दो सेम फंक्शन से जो हमें इमेज मिलेगा वो हम सेम ही वेक्टर असाइन करेंगे ना, उसमें अलग थोड़ी असाइन करेंगे। तो हम तो असाइन कर रहे हैं कि एफ जीटा 1 के रेस्पेक्ट में हमें जो मिल रहा है उसका नाम दे रहा है जीटा 1। अब एफ जीटा 2 के रेस्पेक्ट में जो मिलेगा, अब एफ जीटा 1 एफ जीटा 2 अगर सेम है तो एक फंक्शन से तो हमें एक ही मिलता है ना, एक फंक्शन के कोरेस्पॉन्डिंग तो हमें एक ही आउटपुट मिलता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो इधर हम कर सकते हैं, इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेल डिफाइननेस, क्योंकि हमें रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम कहता है कि एक फंक्शन के लिए हमें एक ही वेक्टर मिलेगा। अगर एक फंक्शन का अलग मिलता है तो हम इसके अलग रूप जो हमने लिया उसके लिए अलग ले लेते हैं, तो फिर सेम जीटा 1 जीटा 2 के लिए हमें मिल सकता था कि ईटा जीटा 1 और ईटा जीटा 2 अलग अलग। तो हम हाँ इस जगह से हम कह सकते हैं इसमें वेल डिफाइननेस में दिक्कत हो सकता है
कि भले ही जीटा 1 जीटा 2 सेम है, पर उसका जो फॉर्म है एफ जीटा 1 एफ जीटा 2 में बनाते टाइम वहाँ पे अगर हमने अलग अलग ईटा जीटा 1 और ईटा जीटा 2 ले लिया, क्योंकि एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर मल्टीपल हमें जीटा मिलता तब हो जाता दिक्कत। तो ऐसा नहीं हो रहा, तो यूनिक मिल रहा है, इसलिए ये वेल डिफाइंड है। तो हाँ, ये वाला इसमें हम वेल डिफाइंडनेस ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। हाँ, कभी कभी करते टाइम याद आता है, तो हाँ वेल डिफाइंडनेस दिखाना ज़रूरी है इस केस में। तो ठीक है, वेल डिफाइंडनेस हो गया, समझ आ गया आप लोगों की वेल डिफाइंडनेस हुआ, ठीक है। तो हर एक स्टेप में क्लियरली इसलिए बता रहा हूँ कर करके, क्योंकि करते टाइम अगर कुछ चीज़ें रिवील हो तो आप लोगों को पता हो जाए, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करना, ओके। अब हम क्या करेंगे, तो ये काम हमारा हो गया। तो देखिए हमारे पास टी आ गया, तो टी जीटा कमा ईटा, तो सिंपल, क्योंकि हमने टी हमें जब मिल गया, अब सिंपल है, वही हम टी जीटा इस्तेमाल कर लेंगे। और टी जीटा बेसिकली हमें क्या मिला, टी जीटा से हमें मिल गया ईटा जीटा, और हमें मिला था एफ जीटा ऑफ ईटा इज इक्वल टू ईटा और ईटा जीटा विच इज ईटा टी जीटा, है ना। और दिस वाज इक्वल टू व्हाट, तो देखिए हमें फिर तो इक्वल नहीं मिला ना, उल्टा हो गया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट ही करेंगे इसको उल्टा करके, मतलब ऐसे लिमिट को लेके स्टार्ट करेंगे ताकि जाके अल्टीमेटली हमें इसके साथ इक्वल टू ये वाला मिल जाए। फिर हम दोनों तरफ ये लगा के घुमा देंगे, बस काम हो जाएगा। अब ऐसा करने की क्यों ज़रूरत पड़ा, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली स्टार्ट करते ऐसे करके तो अब ये भी दिक्कत था, हमें ऐसे करके स्टार्ट कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये वाला फंक्शन हमें लीनियर आएगा भी नहीं, क्योंकि सेकेंड कंपोनेंट में ईटा है ना, तो ये लीनियर बनेगा भी नहीं है। लीनियर ही नहीं बना तो क्या हो जाएगा, हमें रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम का पहला कंडीशन ही गड़बड़ हो जाएगा। ओके, इसको हटा देते हैं। ओके, अब हम देखते हैं। तो पहला हमारा रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम हमारा हो गया, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो इसको प्रूफ को भी हटा देते हैं और हम जो हमने बोला वही स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट वी हैव डिफाइंड, सो हमने डिफाइन किया हमारा एफ जीटा ईटा फंक्शन को लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ईटा कमा टी एन जीटा this way. So now let's prove that this is, simply we can prove this is linear a eta 1 plus b eta 2, and that is easy, so we are not showing. Okay, that is easy. Now the important step is to show that this is also bounded, तभी हमें ईटा जीटा मिलेगा। तो इज इट बाउंडेड लिनियर फंक्शन, तो हम इसमें लगाते हैं और उसको दिखाएंगे लेस देन इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट टाइम्स नॉर्म ऑफ जीटा। दिस इज actually not this is mod ना, because this is on C। अगर हम इसमें mod लगाए तो बेसिकली mod कहाँ पे लग रहा है, mod लग रहा है इसमें आ जाएगा mod, क्योंकि mod तो कंटिन्यूअस है तो लिमिट बाहर आ गया। अब ये हम सिंपल लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं यूजिंग CS इनइक्वालिटी, है ना। सिंपल CS इनइक्वालिटी लग जाएगा बाई CS इनइक्वालिटी। अब CS इनइक्वालिटी जब भी लग गया, अब क्या कर सकते हैं, अब देखो, अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज़ को पहले ला देते हैं। देखो देखिए जस्ट
कि हमने क्या किया कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड इसको रख दिया और इसके साथ इसको ला दिया। अब अच्छा अब देखिए कि ये हमने पहले ही प्रूफ किया था कि टी एन जीटा जो है कॉची है कि नहीं, प्रूफ किया था। इनफैक्ट हमने यही प्रूफ कर दिया था कि ये बाउंडेड है। बाय द वे एनीवे वी कैन शो दिस कि या एनीवे और कॉची भी प्रूफ करे या ना करे उतना भी इशू नहीं है, वैसे भी हम शो कर सकते थे व्हाटएवर। तो फिर ये चीज़ क्योंकि कॉची है हर एक जीटा के लिए, तो ये किसी एक मतलब पॉइंट में कन्वर्ज कर जाएगा, राइट। तो इट विल कन्वर्ज टू सम लेट्स से एम जीटा और उसके साथ हमें जीटा मिल गया। तो दैट इज हमें एक एम जीटा मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली हमें मिला this implies f zeta is bounded linear functional because functional is इसका रेंज c है या k है। तो ये चीज़ हमें कहाँ से मिला, ये चीज़ मिला हमारा फ्रॉम हैश, है ना, जहाँ पे हमने हैश यूज़ किया था, ऊपर देख लेना ये वाला, इस जगह से हमें मिल गया क्योंकि ये हमें कॉची मिला था। तो कॉची है कहाँ पे कॉची है, जैसे देखिए ये मॉड वाला फंक्शन भी कॉची है, मतलब एक्चुअली मॉड ही कॉची है, सॉरी ये मॉड वाला फंक्शन जो है कॉची है, मतलब नॉर्म वाला फंक्शन कॉची है। नॉर्म क्योंकि रियल नंबर पे है तो कन्वर्ज करेगा, दैट इज कन्वर्ज किया। ओके फाइन, अच्छा एक चीज़ और है इसमें कि ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक जीटा के लिए ये चीज़ कॉन्वर्ज जीरो पे ना करे, मतलब जीरो पे कर जाए, तो फिर तो एम जीटा जीरो हो जाएगा, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम डायरेक्टली एम जीटा इस्तेमाल कर लेंगे जो कि हमने हैश में इसमें इस्तेमाल किया था, सुप्रीमम, इस सीक्वेंस का सुप्रीमम। तो उससे लिमिट लगा दो तो वो एम जीटा से छोटा होगा, इफ़ लिमिट एग्जिस्ट। इसमें तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं में, तो वो वाला कम हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए लिमिट हम इसको ब्रेक कर सकते हैं और एनीवे हम इसमें इसे ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। ओके एनीवे देखिए कोई एक बाउंडेड सीक्वेंस हमारे पास है जिसका हम लिमिट निकाल रहे हैं, तो एनीवे तो बाउंडेड सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं, है ना। इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है पर उससे जो बाउंडेड पार्ट खुल के आ जाएगा उसका अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो एनीवे चीज़ का हम वो वाला बाउंड से उस लिमिट से लिख नहीं सकते। पर इसमें क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इस चीज़ का, तो हम इसको एज लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं। समझ आ रहा है, मतलब ऐसा हमने बाउंड दे दिया जिसका लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस बाउंड का कोई मतलब नहीं बनेगा फिर लिमिट देने का। पर इसमें क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो कर सकते हैं, फिर हमने बाउंड दे दिया उस सीक्वेंस का, तो बाहर से वो काम हमारा हो गया। ओके सो दैट्स इट। तो ये छोटे छोटे चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है, आपने ऐसा बाउंड इसमें लगा दिया ताकि ये चीज़ का कोई लिमिट ही ना हो, फिर ये चीज़ लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कोई बाउंड ही नहीं मिलेगा हमें, है ना, कोई लिमिट ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा सही नहीं है लिखना, मतलब ये स्टेप लिखना सही नहीं है। वैसे तो हम बाउंडेड सीक्वेंस है तो एक बाउंड से डायरेक्ट लगा सकते हैं, पर फिर ये लिमिट लगाने का जो सेंस है ये गलत है, ये वाला स्टेप गलत है क्योंकि इसका लिमिट नहीं एग्जिस्ट करता। तो अब हम कैसे लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं, पर इसमें वो इशू नहीं है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटा है पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके तो हमारा बाउंडेड लीनियर फंक्शनल हो गया। अब इस स्टेप को, इसलिए ISI का एग्ज़ाम इतना अच्छा है कि आप हर एक लाइन पे छोटा छोटा आपको स्टेप मिलेगा जिसको आप रिजॉल्व करते जाइए। ठीक है, अब हम
सिंपल बाय रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय आरपी थ्योरम लिख देता हूँ शॉर्ट में, वी हैव ईटा जीटा बिलोंगिंग टू के सच दैट एफ जीटा ईटा इज इक्वल टू ईटा कॉमा ईटा जीटा। ये है या फिर ऐसे लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक। सो डिफाइन के जीटा गोes to ईटा जीटा एंड दैट इज वेल डिफाइंड बाय द यूनिकनेस जो हमने पहले देखा। इज वेल डिफाइंड by the uniqueness of eta zeta for each eta। कोई भी एक जीटा ले लो, इसके लिए हमें एक ही यूनिक ईटा जीटा मिलेगा। कभी कभी हो सकता है एक के लिए एक ही मिले, पर वो जो डोमेन में जो पॉइंट है उसका अलग अलग रूप हो, तब वो हर एक रूप के लिए एक एक मिलेगा। पर और दूसरा केस हो सकता है डोमेन का जो एलिमेंट है उसका रूप एक ही है, पर उसके लिए अलग अलग मिल रहा है। तो दो टाइप का हो सकता है, पर इसमें क्योंकि डोमेन का एलिमेंट का रूप एक ही है और उसके लिए एक ही मिल रहा है तो यूनिक है। तो वो एक ही मिल रहा है, उसके लिए हमें ये इस चीज़ का इस्तेमाल करना है कि यूनिक है। एक जीटा के लिए हमें एक फंक्शन मिलेगा, उस एक फंक्शन के लिए एक ही यूनिक मिलेगा। तो दैट इज हाउ वी कैन डिफाइन। अब इस टी, तो फाइनली हमें मिल गया क्या कि टी जीटा कॉमा ईटा सॉरी ईटा कॉमा टी जीटा इज इक्वल टू ईटा कॉमा टी जीटा मीन्स ईटा ईटा, that means ईटा that means from this एफ जीटा ईटा, और हमने एफ जीटा ईटा को क्या डिफाइन किया था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ईटा कॉमा टी एन जीटा। तो हमारा दोनों तरफ हम कॉन्जुगेट कर देंगे, और कॉन्जुगेट फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अंदर लिमिट बाहर आ जाएगा, और ये भी हो जाएगा बाय कॉन्जुगेटिंग बोथ साइड। यू कैन से कॉन्जुगेट का लिमिट क्योंकि हमारा ये है, फिर ये लिमिट बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर कंजुगेट लग जाएगा, क्योंकि कंजुगेट कंटिन्यूअस होता है, वो सब चीज़ें लगाते हैं, फिर ये हो जाएगा। राइट, फाइन। बस लास्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि टी लीनियर है एंड बाउंडेड है। अब टी लीनियर क्यों है, तो उसको देखने के लिए हम लगा देते हैं टी ऑफ सिंपल ए जीटा 1 प्लस बी जीटा 2 है ना। बट ये डायरेक्ट देख नहीं सकते, इसके लिए एन लगा देते हैं, तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा ये वाला टी एन ए जीटा 1 प्लस बी जीटा 2 ईटा, देन हमारे पास निकल के आ जाएगा, ये सब बाहर आ जाएगा, सब लिनियरली खुल जाएगा। हमारे पास ये जाएगा ए प्लस बी टी जीटा 2 कॉमा ईटा, देन हम फॉर ऑल ईटा इट इज ट्रू, देन फाइनली हमें मिल जाएगा टी ए जीटा 1 प्लस बी जीटा 2 इज इक्वल टू ए टी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम फॉर ऑल एन, तो इसको इस साइड ला दो, फिर ये माइनस कॉमा दिस माइनस दिस है ना। देखिए समझाता हूँ, दिस माइनस दिस कॉमा ईटा का इनर प्रोडक्ट ये हो जाएगा। फिर हम ईटा को इन पार्टिकुलर दोनों तरफ वही ले लेंगे, फिर मॉड आ जाएगा
और मॉड स्क्वायर 0 होगा तो वेक्टर 0 हो जाएगा, तो उससे हमें इसका इक्वलिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो उस जगह से हम इसको कर सकते हैं। देन फाइनली हम इसको बाउंडेड दिखा दे तो काम हमारा ख़त्म हो जाएगा इधर। तो हम कैसे दिखाए कि टी बाउंडेड है, तो टी के बाउंडेडनेस के लिए हम क्या करेंगे कि हमें ये दिखाना है टी जीटा। अब टी जीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, बताओ टी जीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? टी जीटा को हम सिंपल ऐसे नहीं लिख सकते, दिस वे के लिए स्क्वायर करते हैं। ओके, अब देखो टी जीटा कमा ईटा का डेफिनेशन क्या था, वही लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टी एन जीटा कमा टी जीटा, है ना। बस ईटा की जगह इधर टी एन जीटा कमा ईटा। ठीक है, टी एन हो गया, दिस होगा। अब क्या करें बोलो? अब देखो हम इसको लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वही वाला कॉची-स्क्वायर्स टी जीटा लगा दिया, हो गया, नाइस। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करें इसको बोलो गाइस। अब हम नाउ लुक कि now look this term टी एन जीटा, हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, है कि नहीं, राइट। तो हम क्या ये लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम लिख सकते हैं। अब हमें पहले क्या मिला था फर्स्ट पार्ट से, बाई फर्स्ट पार्ट दिस इज लेस देन इक्वल टू सम एम। अब हर एक टी एन जीटा इससे छोटा हो गया, तो इसका लिमिट भी क्या होगा, इससे छोटा हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, दिस इज लेस देन इक्वल टू एम जीटा, उसके साथ एक टी जीटा आ गया। अब एक टी जीटा इधर से कैंसिल कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव है, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, एंड फाइनली वी आर डन। टी इज लीनियर एंड बाउंडेड। कितना इजी है, टी को फाइंड करना कितना इजी था। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, दिखने में बहुत ही मुश्किल लगता है, बट दैट इज़ नॉट सो मच ईजी। एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 घंटे का ऊपर लग गया, क्योंकि मैंने आपको हर एक स्टेप धीरे धीरे समझा के बोला। इतना कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए, हर एक स्टेप आपको पता होना चाहिए, और लिखते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि कुछ क्रूशियल स्टेप मिस ना हो जाए। वैसे तो इतना एक्सप्लेनेशन डिज़र्व ये करता है, और इतना लिखेंगे तो हर एक क्वेश्चन का मैंने जो बोला था 15 मिनट वो आप एवरेज मिलेगा आपको। तो किसी क्वेश्चन में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते, कोई क्वेश्चन अगर ज़्यादा कमज़ोर हो तो उसमें थोड़ा कम, तो ऐसे करके आपको एग्ज़ाम के टाइम एडजस्ट कर लेना है। तो या थैंक्स फॉर वाचिंग। और एक चीज़ है जो मतलब मैंने आपको बोला था कि हार्डीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम में मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको ये दिखाना है कि ये आपको प्रूफ करना है कि हर एक वेक्टर के लिए आपको, देखिए ये तो सही है कि एक से हम मतलब हमने मतलब एक्चुअली सॉरी लास्ट मैंने जो बोला था रिजल्ट, उस रिजल्ट को एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। रिजल्ट क्या था कि फॉर
एक मैप बनाते हैं f फ्रॉम x टू दिस सेट। ठीक है, हमने x से इसमें एक मैप बनाया। क्या बनाया? x मैप्स टू x कमा समथिंग। ओके, नो दिस कमा x, ऐसे करके, जहाँ पे ये बना हमारा वेरिएबल है जो भी इसमें इनपुट होगा। तो देखिए ये जो मैप है, ये वाला मैप को हमें दिखाना है, तो शो दैट f इज बाइजेक्टिव। बस यही हमारा काम है। तो हमें इसको रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम से इसको बाइजेक्टिव शो करना है। तो इससे क्या मिल जाएगा कि हमारे पास जितने x से जो हमारा x एंड जो x स्टार है, ये इक्विवेलेंट है सेट वाइज, है ना। तो ये हमें मिल जाएगा। तो क्या ये होता है, देखते हैं। तो कैसे हम इस चीज़ को प्रूफ करें कि ये बाइजेक्टिव है? कैन आई प्रूव इट? बोलो गाइस। सो लेट अस ट्राई कि ये 1-1 है या नहीं। तो ओके, लेट अस ट्राई ये 1-1 है कि नहीं। तो लेट्स से x इक्वल टू y है। सो दो फंक्शन इक्वल है, मतलब क्या है कि कोई भी है जिसमें ईटा लगा दो, फॉर ऑल ईटा बिलोंगिंग टू x, क्योंकि ये x से ले रहा है ना। नाउ तो इन पार्टिकुलर हम ईटा को x माइनस वाई ले सकते हैं। दैट मीन्स x इक्वल टू वाई हो गया, टेकिंग ईटा इक्वल टू x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि x माइनस वाई x में है। सिंपल, ईटा को x माइनस वाई ले सकता है, which gives you x इक्वल टू वाई। तो 1-1 तो हो गया। दैट मीन्स f इज 1-1। नाउ इज इट ऑन टू? क्योंकि कोई भी एक लीनियर मैप ले ले, उसके लिए क्या एक x मिलेगा, एंड द आंसर इज यस, बिकॉज बाय रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम f is on to. This means f is so on to जो प्रॉपर्टी है, कितना मुश्किल था अगर रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम हमारे पास ना होता तो। पर अब हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि हम मतलब फाइनाइट डायमेंशन में देखते हैं कि x और x का जो डुअल होता है, मतलब स्टार, वो दोनों वेक्टरिकली सेम होते हैं, मतलब लिनियरली आइसोमॉर्फिक होता है। तो क्या हम इसमें लिनियर आइसोमॉर्फिज्म दे सकते हैं? ये तो वही है ना x स्टार, याद है ये x स्टार है। तो इस मैप से तो बाइजेक्शन दे सकते हैं, पर दिस मैप इज अनफॉर्चुनेटली नॉट लिनियर। अगर ये लिनियर हो जाता तो काम हो जाता, पर अनफॉर्चुनेटली दिस मैप इज नॉट लिनियर बिकॉज x सेकेंड कंपोनेंट में है। अगर ये रियल वेक्टर स्पेस होता तब तो ये लिनियर हो जाता और काम हो जाता, पर क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो इस वाले फंक्शन से काम नहीं होगा। तो समझ आया कि अगर ये k अगर रियल होता, r होता, like if k is equal to r, this implies f is the linear isomorphism. So x star
बट इफ के इज सी देन व्हाट। तो ये क्वेश्चन के साथ मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस चैप्टर को, मतलब इस एग्ज़ाम, मतलब इस ये वाला क्वेश्चन को। तो आप लोग सोचना, कमेंट में बताना, अगले लेक्चर के शुरू में या अगले लेक्चर में मैं इसको डिस्कस कर दूँगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।